नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हिंदुस्तानी निहाल आपका हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपको जीके जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आप इस वीडियो में NCERT बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे और इस क्वेश्चन से आप अपने आप को आंक लें कि आपको जीके जीएस में कितना आता है। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, NCERT बेस्ड बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेने वाला यौगिक है। यौगिक कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेने वाला यौगिक कौन सा है? तो दोस्तों, पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। सूर्य की किरणें और जमीन से जल लेते हैं और इस माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेने वाला यौगिक जल है। ये यौगिक है। यौगिक क्यों है? क्योंकि जल का सूत्र देखेंगे H2O होता है। तो इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु क्रमांक और ऑक्सीजन का 1 परमाणु क्रमांक होता है। तो इसलिए ये यौगिक कहा जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेने वाला यौगिक कौन सा है? H2O यानी कि जल। दोस्तों, हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट के साथ बने रहें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस पौधे की उत्पत्ति बीज से होती है? यानी कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसकी उत्पत्ति के लिए बीज बोया जाता है? तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। प्याज, आलू, मक्का। आलू की बात की जाए तो आलू तना होता है और मक्के का बीज बोया जाता है। मक्के का बीज बोया जाता है, उससे अंकुरित होता है पौधा, वो निकलता है। तो पौधे की उत्पत्ति बीज से होती है। तो कौन सा है? सी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरेला क्या है? हरेला एक फसल है, एक प्रकार का बीज है, एक उत्सव है, एक संगठन है। क्या है हरेला? इसके बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों, आपको बताएं, हरेला एक उत्सव है। हरेला एक उत्सव है जो मनाया जाता है। जैसे क्रिसमस डे होता है, अपने यहाँ बहुत से त्यौहार मनाए जाते हैं। इसी के प्रकार एक हरेला एक उत्सव है जिसे हम लोग मनाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? इसके बारे में पूछा गया है। तो टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर है। भागीरथी नदी है, उस पर टिहरी बांध परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? क्वेश्चन संविधान से है।
तो इसके बारे में बात की जाए कि मूल अधिकार का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, ये क्वेश्चन है। तो मूल अधिकार का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। तो 5 का सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अनुच्छेद 17 का संबंध है। अनुच्छेद 17 का संबंध है। तो अनुच्छेद 17 में ये कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत हो। तो इस प्रकार इसका 6 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही होगा कि अनुच्छेद 17 का संबंध अस्पृश्यता से है। दोस्तों, हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखते हैं वह क्या है? हमारे शरीर में कुछ अम्लीयता तथा क्षारकता होती है, उनके संतुलन बनाए रखता है वह कौन सा तत्व होता है? इसके बारे में क्वेश्चन है। तो फास्फोरस को बोला जाए तो ए। फास्फोरस हमारे शरीर में अम्लीय और क्षारक के बीच संतुलन बनाए रखता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सभी क्वेश्चन परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं और इनके आने की संभावना ज़्यादातर बनी रहती है। किसी दो आकाशीय पिंडों के बीच का क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। किसी दो आकाशीय पिंडों के बीच का क्षेत्र कहलाता है। तो कौन सा आकाशीय पिंडों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में आकाशीय पिंड पाए जाते हैं। धूमकेतु एक तारा होता है और अपनी जो मंदाकिनी गैलेक्सी है इसे गैलेक्सी कहते हैं। सुपरनोवा एक तारा होता है। तो इसका 8 नंबर का सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुख्य पर्यावरण आंदोलन के पश्चात भारत में वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? भारत में वन संरक्षण अधिनियम किसके बाद पारित हुआ? तो दोस्तों, चिपको आंदोलन, इसके जनक सुंदरलाल बहुगुणा माने जाते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन का जनक माना जाता है और एप्को आंदोलन को, दोस्तों चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली ज़िले से चला था और सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रमुख थे। और एप्को आंदोलन की बात की जाए तो एप्को आंदोलन के जनक पी हेगड़े, पांडुरंग हेगड़े, पी हेगड़े थे एप्को आंदोलन के जनक। और नर्मदा बचाओ आंदोलन, एक आंदोलन और था जो बहुत पूछा जाता है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात की जाए तो इसके प्रमुख प्रवर्तक यानी कि जनक मेधा पाटेकर हैं। तो दोस्तों, किस मुख्य पर्यावरण आंदोलन के पश्चात भारत में वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? तो चिपको आंदोलन के पश्चात भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। दोस्तों, अनुच्छेद 51 ए, इसका कुछ विस्तार से बताएं। अनुच्छेद 51 ए, पर्यावरण को पढ़ रहे हैं तो ये भी पढ़ लें। अनुच्छेद 51 ए में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। 51 ए में क्या कहा गया है? भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करे एवं उसका सुधार करे। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विघटित प्रदूषक है। तो बाहित मल, जो गंदगी बहती है इससे जैव विघटित प्रदूषक होता है, ये जैव विघटित प्रदूषक है बाहित मल। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक क्रियाशील होगी, यानी कि सर्वाधिक क्रियाशील गैस कौन सी होती है। तो दोस्तों अपनी O2 यानी कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस सर्वाधिक क्रियाशील होती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्न में से सुपेशी पौधे का उदाहरण है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सुपोषी के उदाहरण हैं। एक होता है परपोषी, एक होता है सुपोषी। सुपोषी क्या होता है, स्व यानी कि खुद, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें सुपोषी कहते हैं, और जो दूसरों पर आश्रित रहें, जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं उन्हें परपोषी कहते हैं। तो सुपोषी का उदाहरण कौन सा है, तो फाइटोप्लैंक्टन, ये एक पौधा होता है जो सुपोषी होता है, ये अपना भोजन स्वयं बनाता है। और अमरबेल है, ये परपोषी होता है। ये परपोषी होता है क्योंकि ये दूसरे पेड़, अगर अमरबेल हो और उसे किसी पौधे पर डाल दिया जाए तो वो पौधे सूख जाता है, क्योंकि वो अमरबेल होता है, वो परपोषी होता है, दूसरे पर आश्रित होता है, ये दूसरे पौधे से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो सुपोषी का उदाहरण कौन सा है, फाइटोप्लैंक्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि निम्न में से असत्य कथन चुनें, कौन सा असत्य है यानी कि गलत, जो सही होगा वही गलत होगा। एक तरफ है जल प्रपात, एक है नदी, कौन सा जल प्रपात कौन सी नदी पर स्थित है, इसके बारे में पूछा गया है। तो असत्य कौन सा है, शिव समुद्रम, ये कावेरी नदी पर है, जोग ये शरावती नदी पर है, चित्रकूट ये इंद्रावती पे है, कपिल धारा गोदावरी, ये सही नहीं है, ये असत्य है, ये गलत है, तो यही सही हो गया। शिव समुद्रम, आप शिव की बात करें, शिव समुद्रम को कैसे याद रखेंगे, अगर इस पर बात की जाए तो शिव जी के गले में कावेरी यानी कोबरा नांग, इस प्रकार याद रखें कि कोबरा नांग होता है उनके पास। तो शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है, इस प्रकार आप इसे कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। चित्रकूट में इंद्रावती, इंद्रा यानी कि चित्रकूट में इंद्रावती है, ऐसे याद रखें। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे से, निम्न में से कौन सा एक बीजपत्री है, एक बीजपत्री, जिसमें एक बीजपत्री, एक होता है एक बीजपत्री, बहुबीजपत्री। तो ये क्वेश्चन है एक बीजपत्री, तो टमाटर में एक बीजपत्री में नहीं आता, ये बहुबीजपत्री में आता है, बहु में आता है। संतरा भी नहीं आता है, मूली भी नहीं आता है। अगर बात की जाए लहसुन की, तो लहसुन एक बीजपत्री में आता है, एक बीजपत्री में लहसुन आता है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पंचायती राज का शिल्पकार किसे कहते हैं, ये संविधान से संबंधित क्वेश्चन है। पंचायती राज का शिल्पकार किसे कहते हैं। तो दोस्तों पंचायती राज के बारे में बताया जाए तो
बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता पंचायती राज के शिल्पकार थे। इन्होंने पंचायती राज त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत बलवंत राय मेहता ने की थी। किसने? बलवंत राय मेहता ने। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और चलते हैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पौधा जलोद्भिद है? पौधे कई प्रकार के होते हैं, एक जलोद्भिद होता है, एक लवणोद्भिद होता है। तो बात की गई है जलोद्भिद की, पौधे की। कौन सा पौधा जलोद्भिद है? यानी कि सिंगाड़ा। सिंगाड़ा होता है ये जल में होता है। तो सिंगाड़ा किस में आता है? जलोद्भिद पौधे में आता है सिंगाड़ा। इस प्रकार 16 का आंसर बी सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? इसके बारे में है। वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। तो दोस्तों यकृत एवं मांसपेशियों में जो ऊर्जा होती है वो ग्लाइकोजन के रूप में होती है। क्या होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होती है। तो इस प्रकार 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी सही हुआ, यानी कि ग्लाइकोजन के रूप में। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बसंत विषुव कब होती है? इसके बारे में पूछा गया है कि बसंत विषुव कब होती है। तो दोस्तों 21 मार्च, क्या 21 मार्च को बसंत विषुव मनाया जाता है। बसंत विषुव होती है 21 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, पर्वतीय वन के अंतर्गत कौन से वन के प्रकार आते हैं? पर्वतीय वन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, शिक्षण हेतु। ये क्वेश्चन हमने अलग ले लिया है, ये पेडागॉजी सीडीपी का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हमने सीडीपी का डाल दिया है, इसे भी देख लें। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो इसका ऑप्शन सही होगा सृजनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है? पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है? तो दोस्तों मृदा, जल, वायु, वनस्पति। अगर बात की जाए वनस्पति की, तो वनस्पति के अंतर्गत ये तीनों आ जाएंगे। तो सही आंसर होगा वनस्पति। दोस्तों हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट के साथ बने रहें। हम आपको डेली एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन लाएंगे आपके लिए, जो एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों पारिस्थितिकी की परिभाषा ही ये है कि उसमें जीव तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंध का अध्ययन जो होता है वो पारिस्थितिकी के अंतर्गत होता है। तो इस प्रकार 22 नंबर का डी सही होगा, पारिस्थितिकी। जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इस पर बात की जाए तो A.G. टॉन्सले। A.G. टॉन्सले ने इकोलॉजी
या पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? डार्विनवाद, लैमार्कवाद, इन्हें तो आप जानते होंगे, इन्होंने अपना अपना अलग अलग सिद्धांत दिया था। लेकिन अरस्तू को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, लेकिन डार्विन को भी कहा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, वन के पारिस्थितिक तंत्र में क्या वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? जो वन का पारिस्थितिक तंत्र होता है, कवक होता है, उसे किस समूह में सम्मिलित किया जाता है, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो कवक होता है उसे अपघटनकर्ता, इन्हें स्क्वेंजर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वेंजर भी कहते हैं, या इन्हें सफाई कर्मी का भी नाम दिया जाता है। तो वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को अपघटनकर्ता के समूह में सम्मिलित किया जाता है। तो 24 का डी ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है? जो मृदा क्षरण हो रहा है, मृदा अपरदन हो रहा है, मृदा अपरदन क्या होता है इसके बारे में बताएं। कि जब बाढ़ आती है तो उपजाऊ मिट्टी को क्या बाढ़ द्वारा, जो उपजाऊ मिट्टी होती है बाढ़ द्वारा जो उपजाऊ मिट्टी को बहाकर ले जाती है, तो जब उपजाऊ मिट्टी चली जाएगी बहकर, फिर फसल पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। उपजाऊ मिट्टी तो हट जाएगी, ऊपर से बाद में बचेगी कंकड़ीली मिट्टी, तो उसमें अच्छे से फसल नहीं हो पाएगी। तो इसे मृदा अपरदन कहते हैं। तो अगर मृदा अपरदन हो रहा है, उसे कैसे बचाया जा सकता है, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो पशुओं को अत्यधिक चराकर, इससे तो मृदा अपरदन की संभावना और बढ़ जाएगी, क्योंकि पशुओं के खुरों से मिट्टी खुदने लगेगी, यानी कि तो पानी का बहाव आएगा तो मिट्टी बह जाएगी। वनस्पति के कटाव द्वारा, ये भी गलत है। अगर हम पेड़ पौधों को काट देंगे तो पेड़ पौधे की जड़ों से मिट्टी का बहाव रुक जाता है, यानी कि पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को मजबूत कर देती हैं। पक्षियों की जनसंख्या बढ़ाकर, ये क्वेश्चन भी गलत है। पक्षियों की जनसंख्या से भी कुछ नहीं होगा। और वनारोपण द्वारा अगर हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं तो उससे मृदा अपरदन रुक जाएगा, उपजाऊ मिट्टी बहकर नहीं जाएगी, तो उससे मृदा अपरदन को बचाया जा सकता है। तो इस प्रकार मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है? वन रोपण द्वारा, यानी कि अधिक से अधिक वृक्षों को लगाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें आपको टॉपिक रहेगा जल। जल के बारे में समस्त प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे और फुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। दोस्तों अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हों तो ये बुक है, ये बुक आप देख लें, पर्यावरण अध्ययन और शिक्षण शास्त्र। ये बुक बहुत ज़रूरी है, हम इसी से ही आपको कंटेंट बताते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट को
लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।